टॉपिक वाइज प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना या सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करती है? निहारिका परिकल्पना, द्विआधारी सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत, ग्रहाणु परिकल्पना। इसका सही आंसर होगा महाविस्फोट सिद्धांत। व्याख्या, महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतेयर ने वर्ष 1927 में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 15 बिलियन वर्ष पूर्व एक अत्यधिक सघन पिंड में विस्फोट के कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने के बाद आकाश गंगाओं और तारों का निर्माण हुआ। महाविस्फोट जनित विकिरण के कारण ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है, जिससे आकाश गंगा एवं तारे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, आकाश गंगा वर्गीकृत किया गया है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। इसका सही आंसर होगा सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। व्याख्या, आकाश गंगा सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गैलेक्सी तारों का एक ऐसा समूह होता है जो धुंधला सा दिखाई देता है, जो अनेक प्रकार का होता है, जैसे अंडाकार, सर्पिलाकार एवं अनियमित आकार इत्यादि। वर्ष 2005 में स्विट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाश गंगा के आकार में पूर्वधारणाओं के विपरीत इस तथ्य की पुष्टि की कि आकाश गंगा का आकार दंड सज्जित सर्पिलाकार है। ऐसा माना जाता है कि आकाश गंगा का निर्माण लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व बिग बैंग विस्फोट से हुआ था। सौर मंडल आकाश गंगा में ही स्थित है। एक अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में 10,000 करोड़ आकाश गंगाएं हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 20,000 करोड़ तारे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। ए 2.5 करोड़, बी 10 करोड़, सी 25 करोड़, डी 50 करोड़। इसका सही आंसर है सी 25 करोड़ वर्ष। व्याख्या है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से करता है। इस परिक्रमा की अवधि को ब्रह्मांड परिक्रमा अथवा ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। अनुमान के अनुसार आकाश गंगा के केंद्र से सूर्य की दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89, 90। इसका सही आंसर है 88। व्याख्या, हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल है। इस संख्या को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा प्रमाणित किया गया है। रात्रि काल में आकाश में तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। अंतरिक्ष में सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है, जिसमें 94 तारे हैं। बिग बियर और स्मॉल बियर ऐसे ही तारामंडल है। स्मॉल बियर 7 तारों का समूह है, जो बिग बियर का भाग है। इसे सप्तऋषि मंडल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक, वृष। इसका सही आंसर है सप्तऋषि। व्याख्या, जिस तारेमंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं वह सप्तऋषि है। यह रात्रि में पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव की ओर दिखने वाला एक तारामंडल है। इसे फागुन चैत्र महीने से श्रावण भाद्र महीने तक आकाश में 7 तारों के समूह के रूप में देखा जा सकता है। इसमें 4 तारे चौकोर तथा 3 तिरछी रेखा में रहते हैं। इन तारों को काल्पनिक रेखा से मिलाने पर एक प्रश्न चिन्ह का आकार प्रतीत होता है। इसमें आगे के तारों को जोड़ने वाली पंक्ति को सीधी उत्तर दिशा में बढ़ाने पर वह ध्रुव तारे पर पहुंचती है। इस प्रकार यह तारामंडल ध्रुव तारा की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 6, यह निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। आकाशगंगा,
नक्षत्र, एंड्रोमेडा, सौरमंडल। इसका सही आंसर होगा नक्षत्र। व्याख्या है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। ब्रह्मांड में कुल 27 नक्षत्र है। संपूर्ण तारामंडल इन्हीं 27 नक्षत्रों में स्थित है, अर्थात चंद्रमा का प्रत्येक राशि चक्र 27 नक्षत्रों में विभाजित है। ऋग्वेद में सूर्य को भी नक्षत्र कहा गया है। अन्य नक्षत्रों में सप्तऋषि और अभिजीत है। नक्षत्र सामान्यतः चंद्रमा के पथ से जुड़े होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए प्रतिदिन एक नक्षत्र को पार करता है। क्वेश्चन नंबर 7, तारे का रंग सूचक है। ए, सूर्य से दूरी का, ज्योति का, सी, पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का। इसका सही आंसर है उसके ताप का। व्याख्या, तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। तारे के रंग से हम उसके तापमान को ज्ञात कर सकते हैं। तारे के प्रकाश में कई वर्ण होते हैं। ठंडे तारे लाल रंग के होते हैं। गर्म तारों का रंग नारंगी, पीला तथा सफ़ेद होता है। सर्वाधिक गर्म तारा नीले रंग का होता है। सर्वाधिक गर्म तारों के नीले रंग के होने का कारण उनका परमाणु संलयन तीव्र होता है, जिससे उत्पन्न प्रकाश के फोटॉन में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 8, तारे मृत अवस्था में किस सीमा के बाद कहलाते हैं? ए, चंद्रशेखर सीमा, बी, न्यूकॉनिक सीमा, सी, कृष्ण विवर, डी, रमन सीमा। व्याख्या, इसका सही आंसर होगा चंद्रशेखर सीमा। व्याख्या है, तारे मृत अवस्था में चंद्रशेखर सीमा के बाद कहलाते हैं। किसी स्थायी श्वेत बौने नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। सूर्य से बड़े तारे सूर्य की अपेक्षा तीव्रता के साथ नष्ट हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि द्रव्यमान जितना अधिक होता है उतनी तेजी से तारे के केंद्रक में संकुचन होता है, जिससे हाइड्रोजन संलयन की गति अधिक हो जाती है। एक तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1.44 गुना से अधिक होता है, वह तारा श्वेत वामन तारा की सीमा होती है, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती। तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। इसका सही आंसर है प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। व्याख्या, खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापे जाने का मुख्य कारण यह है कि प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। इस गति को मानक माना जाता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि खगोलीय पिंडों के बीच की दूरियां बदलती रहती है। ऐसे में बदलती दूरियों के साथ साथ प्रकाश वर्ष द्वारा खगोलीय पिंडों के मध्य की दूरी आसानी से ज्ञात की जा सकती है। प्रकाश वर्ष कोई समय सूचक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में से दूरी एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर का मात्रक माना जाता है। अंतरिक्ष में खगोलीय पिंड एक दूसरे से लाखों करोड़ों की दूरी पर स्थित होते हैं, जिसके मध्य की दूरी को किलोमीटर या मील में नहीं मापा जा सकता है। इसलिए दूरी मापने में प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई, प्रकाश वर्ष। इसका सही आंसर है प्रकाश वर्ष। व्याख्या, तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। यह लगभग 95 अरब किलोमीटर की होती है। निर्वात ने प्रकाश द्वारा 3 इंटू 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकंड अथवा 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11,
हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम है, क्या नाम है? विर्गो, 70 वर्जिन्स, सी बीटलग्यूस, डी बिग डियर। इसका सही आंसर है बीटलग्यूस, सी। व्याख्या है, हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार बीटलग्यूस नामक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप से ज्ञात होता है कि बीटलग्यूस ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। बीटलग्यूस की पृथ्वी से दूरी 650 प्रकाश वर्ष है। इसे सर्वप्रथम सर जॉन हर्शेल ने 1836 में देखा था, किंतु हब्बल टेलीस्कोप द्वारा इसका चित्र वर्ष 1995 में खींचा गया। इस टेलीस्कोप से किसी तारे का खींचा गया यह पहला चित्र था। क्वेश्चन नंबर 12, यदि प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, दक्षिण ध्रुव पर, उत्तर ध्रुव पर। व्याख्या, यदि प्रेक्षक तारों इसका राइट आंसर है विषुवत रेखा पर। व्याख्या, यदि प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह विषुवत रेखा पर अवस्थित होता है। तारे उत्तरी तथा दक्षिणी खगोलीय ध्रुवों के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा के समानांतर चक्कर लगाते दिखाई देते हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी खगोलीय ध्रुव भौगोलिक रूप से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। खगोलीय विषुवत रेखा पृथ्वी की विषुवत रेखा के लगभग ऊपर एवं ध्रुवों के सदैव 90 डिग्री पर स्थित होती हैं। खगोलीय ध्रुवों के अंशों की संख्या क्षितिज की विषुवत रेखा के अंशांशों के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? ए, ध्रुव तारे की दिशा में, बी, ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में, सी, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर, डी, ध्रुव तारे को अपनी दाहिनी ओर रखकर। इसका सही आंसर है ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले। व्याख्या, प्रश्न के अनुसार व्यक्ति को रेगिस्तान में ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर लेकर चलने पर 5 किलोमीटर बाद उसे अपने गांव तक पहुंचने में सहायता मिल सकती है अथवा सुविधाजनक होगा। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर खड़ा है तो उसे दाईं ओर पूर्व दिशा तथा बाईं ओर पश्चिम दिशा होगी। क्वेश्चन नंबर 14, सुपरनोवा है एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा, एक मृतप्राय तारा। इसका सही आंसर है सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। व्याख्या, इसका निर्माण विस्फोट के पश्चात होता है। अंतरिक्ष में मिलने वाला यह एक ऐसा पिंड होता है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। क्वेश्चन नंबर 15, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? ओजोन छिद्र, कृष्ण विवर, इंद्रधनुष, धूमकेतु। इसका सही आंसर है कृष्ण विवर। तारों के कारण घटित, और व्याख्या है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कृष्ण विवर है। एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत या ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। क्वेश्चन नंबर 16, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों वर्ष पूर्व विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का परीक्षण किया। इस परीक्षण का क्या महत्व है? हिग्स बोसॉन कणों का अभिज्ञान हुआ, बी, गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ, सी, वार्म हॉल से होते हुए अंतरामंदाकिनीय अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई, डी, इसने वैज्ञानिकों को विलक्षणता को समझना सरल बनाया। इसका सही आंसर है बी, गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। व्याख्या,
जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया, तब गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। गुरुत्वीय तरंगें अंतरिक्ष में अदृश्य तरंगें होती हैं जो अंतरिक्ष में हमेशा विद्यमान रहती हैं। ये तरंगें तब उत्पन्न होती हैं जब सुपरनोवा में एक तारा फटता है तथा दो ब्लैक होल विलीन हो जाते हैं। ये तरंगें अंतरिक्ष समय के माध्यम से यात्रा करती है। हिग्स बोसॉन कण बहुत सूक्ष्म होते हैं जिन्हें देख पाना संभव नहीं होता है। वर्ष 1960 में वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया जिसके अनुसार ब्रह्मांड में खाली स्थान को हिग्स फील्ड कहा जाता है, जिसमें हिग्स बोसॉन कण या गॉड पार्टिकल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। कथन ए। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। कारण आर। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। कोट ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। बी। ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। सी। ए सही है किंतु आर गलत है। डी। ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसे दूरबीन की सहायता से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को अपने क्षेत्र से जाने नहीं देता है। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है जिसमें वस्तुएं प्रवेश तो कर सकती हैं परंतु बाहर नहीं आ सकती। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और कुछ भी परिवर्तित नहीं करता है। XTZ 1650 से 500 खोजा गया जो सबसे छोटा तथा सबसे अधिक प्रकाशमान ब्लैक होल है। क्या नाम है इस ब्लैक होल का? XTZ। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश स्याह काला है। सेकंड, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। थर्ड, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। गुड। ए केवल 3 सही। बी 1 और 2। सी 1 और 3। डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर है बी 1 और 2। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी और सूर्य के मध्य स्थित किसी अंतरिक्ष यान में बैठा है तो उसे आकाश गंगा का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि आकाश में वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। मीन्स वायुमंडल की कमी होती है, इसलिए आकाश का रंग काला दिखता है। इसके साथ ही यहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होता। वहीं आकाश का रंग नीला दिखने के लिए वायुमंडल का होना आवश्यक होता है। अतः वायुमंडल में स्थित विभिन्न कणों व जलवाष्प 4 से 5% की उपस्थिति के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसके साथ ही अंतरिक्ष यात्री को तारे भी टिमटिमाते नहीं दिखते हैं, क्योंकि वायुमंडलीय स्तरों में अंतर के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप से अधिक नहीं बल्कि कम होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड औसत की दर से कम होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका बहुत छोटा आकार, बी बहुत बड़ा आकार, सी बहुत उच्च घनत्व, डी बहुत अल्प घनत्व। इसका सही आंसर है सी बहुत उच्च घनत्व। व्याख्या। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण इसके घनत्व का अत्यधिक उच्च होना पाया जाता है। ब्लैक होल का घनत्व 2 × 10⁻19 किलोग्राम घन मीटर तय किया गया है। इसका घनत्व परमाणु के नाभिक के घनत्व से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 20।
कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बौद्ध के संदर्भ में, सूर्य और चंद्रमा ग्रहणों का अध्ययन, पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का स्थापन, पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रम विकास। इसका सही आंसर है ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बौद्ध। व्याख्या: समाचार पत्रों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द का प्रयोग ब्रह्मांड के प्रेक्षण और बौद्ध के संदर्भ में किया जाता है। इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी का प्रयोग मुख्यतः ब्लैक होल के लिए किया जाता है तथा इसका सतही भाग होता है जिसके बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ब्लैक होल का केंद्रीय भाग सिंगुलैरिटी कहलाता है। इस स्थान को नो मैन्स लैंड भी कहा जाता है। स्ट्रिंग थियरी का संबंध ब्लैक होल से बाहर निकलने वाली ऊर्जा से होता है। उच्च गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रकाश का उत्सर्जन कम होता है। स्टैंडर्ड मॉडल को लैम्स्ड CDM मॉडल अथवा बिग बैंग कॉस्मोजोनिकल मॉडल भी कहते हैं। इसका संबंध ब्रह्मांड के उत्पादन से है। इस मॉडल के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस परिघटना या परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? 1. अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना। अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन। 3. अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति। 4. अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोटों का होना। कूट 1 और 2, बी केवल 2, सी 1, 3 और 4 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी केवल 2। व्याख्या: दिए गए कथनों में से कथन 2 सही है। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं। यह परिघटना आकाश गंगाओं तथा आकाश पिंडों से प्रकाश की लंबे रेडियो तरंग की ओर विस्थापन से संबद्ध होती है। खगोलविद ब्रह्मांड के विस्तार तथा इसके सबसे दूर अथवा सबसे पुरानी पिंडों की दूरी को मापने के लिए रेडशिफ्ट परिघटना का उपयोग करते हैं। कथन 1, 3 और 4 सही नहीं है क्योंकि अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति, क्षुद्र ग्रहों की गति एवं सुपरनोवा में विस्फोटों का होना ब्रह्मांड में विस्तार के साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं करता है। दी गई परिघटना का संबंध ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार से नहीं बल्कि ब्रह्मांड में होने वाली सतत परिघटनाओं से है। इसलिए इसका सही आंसर सिर्फ 2 है। 1, 3, 4 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तारों का एक समूह, घूमते न्यूट्रॉन तारे, किसी तारे का विस्फोट, किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे। क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर है बी घूमते न्यूट्रॉन तारे। व्याख्या है: ब्रह्मांड में पल्सर घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं जिनका निर्माण तारे के स्वयं के आकार व वजन में संकुचन के कारण होने वाला सुपरनोवा विस्फोट से उत्पन्न होता है। पल्सर तारों में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं जो 2 चुंबकीय ध्रुवों के साथ कणों के जेट को बाहर निकालते हैं। ये त्वरित कण प्रकाश की तीव्र तथा शक्तिशाली किरणों को उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष में पिंड है, सैफिट, निहारिकाएं, पल्सर। और वर्णन है। सैफिट का दिया है कि अंतरिक्ष की धूल और गैस के विशाल बादल। निहारिकाएं तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं। पल्सर न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन समाप्त हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। कूट केवल 1, केवल 2, केवल 3 इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है केवल 3। दिए गए युग्मों में से केवल 3 सही सुमेलित है, मीन्स पल्सर। क्योंकि पल्सर को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारे तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन समाप्त हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। युग्म 1 और 2 सही सुमेलित नहीं है क्योंकि सैफिट्स अंतरिक्ष में
धूल और गैस के विशाल बादल नहीं बल्कि तारे होते हैं। सैफिड्स क्या होते हैं? तारे होते हैं जो समय समय पर चमकते और मंद होते हैं। जबकि निहारिका अंतर तारकीय बादल होता है जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती हैं।